गुड इवनिंग बच्चों। आज हम क्लास 10th, ठीक है विद्यार्थियों, क्लास 10th और चैप्टर फर्स्ट करेंगे बच्चों। फर्स्ट राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है विद्यार्थियों, बेटा जैसे मैं पहले कहता रहा हूं, लेकिन आपकी तो आज पहली क्लास है, ठीक है। पेन कॉपी रखो, किताब को बंद कर दो और समझने का प्रयास करो कि भी टीचर चाहे मैं हूं, चाहे क्लास में है, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो आप, प्रयास ये करो भी टीचर क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। तो सबसे पहली बात ये कि जो चैप्टर है ना उसको समझो कि जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, ये क्या है, ये क्या, इसको समझो बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेशनलिज्म। ठीक है, अभी राष्ट्रवाद है ये कहता है कि देश के प्रति प्रेम, ठीक है ना, ये राष्ट्रवाद है। डेडिकेशन, देश के प्रति कर्तव्य, इसका मतलब यह है कि भाई कुछ भी मान लो कि देश सर्वोपरि है। इट मीन्स जैसे हमारे फौजी भाई हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वहां पे, चाइना लगता है वहां पे, तो ठंड के मौसम में भी रहते वहां, ये देश के प्रति प्रेम है, ये ध्यान रखिए। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो चाइना में हो। तो जो प्रोटेक्ट है बाउंड्री, जो भाई ये फौजी भाई करते हैं, तो सबसे पहली बात ये कि देश के प्रति प्रेम है, इसलिए बॉर्डर पे खड़े हुए। बैटल होती हुई एक अलग बात है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल दे लव आवर कंट्री। तो ये राष्ट्रवाद है बच्चों, क्लियर। अब दूसरी बात आती है बच्चों के घोर राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म, ठीक है। दूसरी बात ये आती है एक्सट्रीम नेशनलिज्म। देखिए कि बेसिक जो डिफरेंस है नेशनलिज्म और एक्सट्रीम नेशनलिज्म में, इसमें यह करते कि हम अपने देश से प्रेम करते हैं, ये ध्यान रखना, डिवोटेड टू आवर कंट्री और मदरलैंड। इसमें यह होते है कि हम दूसरे से घृणा करते हैं, दूसरों से घृणा, ये है एक्सट्रीम नेशनलिज्म में, कि जो भी कुछ है सब कुछ अपना देश है, दूसरा कुछ नहीं, सब कुछ अपना देश, ये कह रहे हैं एक्सट्रीम नेशनलिज्म वाले। तो विद्यार्थियों मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि जो राष्ट्रवाद है ना, इसका मतलब ये है कि देश के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन, प्रेम, त्याग, ये है राष्ट्रवाद। ये नहीं राष्ट्रवाद के दूसरों से नफरत करें हम, कि हम चाइना से करें, हम पाकिस्तान से करें, हम बर्मा से करें, हम अमेरिका से करें, हम रूस से करें, XYZ हम किसी से करें, दैट इज नॉट नेशनलिज्म, दैट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म बच्चों। तो ये भावना है तो देश जरूर आगे बढ़ेगा, अदरवाइज हम जो युद्ध है ना उसमें उलझ जाएंगे अगर ये भावना आ गई तो। जैसे जर्मनी था, हिटलर था, उसने ये कह दी कि जो आर्य है वही सब कुछ है, शुद्ध जो नस्ल आदमी की, इंसान की सबसे ब्रेव ये आदमी है। उन्हें इसलिए यहूदियों को मार दिया कि यही जिम्मेदार है। जर्मनी को मान लिया सब कुछ जर्मनी है, दूसरा राष्ट्र कोई नहीं, ठीक है। तो नेशनलिज्म है जो भावना राष्ट्रवाद की, इसको रखिए, इसको मत रखिए। दिस इज नॉट फॉर ह्यूमन रेस,
ठीक है ना, ये ध्यान रखना बच्चों। तो मैं फिर कह रहा हूं विद्यार्थियों कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये सोचने का समझने का प्रयास करिए कि भी राष्ट्रवाद क्या है। कि राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि देश के प्रति प्रेम, त्याग और समर्पण, ये राष्ट्रवाद है। देश के प्रति जैसे हम ड्यूटी करते, जैसे टीचर है तो क्लास में अच्छी तरह पढ़ाए, वो राष्ट्रवाद है। ये नहीं करे कि भाई क्लास में भी अच्छी तरह नहीं पढ़ाए और बाहर ट्यूशन पढ़ाए, ये राष्ट्रवाद नहीं है। कि कोई भी बच्चा मेहनत करता है, आईआईटी करता है, यूपीएससी करता है, कोई भी मतलब अच्छी पोस्ट पे जाता है कि इसलिए जाता है कि आई वांट टू बी ए रिच मैन, ये नहीं कि भाई हम घूस लेकर के फिर ताकतवर बनेंगे और फिर पैसे वाले बनेंगे, ये राष्ट्रवाद नहीं है। ये तो देश के अंदर एक गद्दारी हुई, एक टर्माइट का वो हो गया कि भाई अंदर अंदर खा जाना देश को, वो राष्ट्रवाद नहीं है। ठीक है ना, प्यार है, प्रेम है, समर्पण है, ये है बच्चों। त्याग है, समर्पण है, ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर उससे मुश्किल, उससे आसान कुछ भी नहीं है, या ये कहे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये क्या कह रहा है चैप्टर पहला, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि पहले था फ्यूडल सिस्टम था बच्चों, फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में ये था, थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा हूं कि फ्यूडल सिस्टम में ये है विद्यार्थियों कि ये किंग है, इसके फ्यूडल है, ठीक है ना, अलग अलग एरिया में। अब सारी जो आर्मी है इनके पास है, टैक्स कलेक्शन वो भी इनके पास है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो जुडिशरी पावर है इस एरिया की वो भी इनके पास है। इट मीन्स राजा इज नथिंग। जब सारी पावर ये एंजॉय कर रहे हैं तो फिर राजा किस बात का है? क्लियर हुआ? अब इसके बाद आए नेशन स्टेट्स, नेशन स्टेट्स या स्टेट, वो प्लूरल हो जाएगा, ये आए बच्चों इसके बाद। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई बाउंड्री एक निश्चित नहीं थी, बहुत से जो राष्ट्र ये थे ज्योग्राफिकल, एक फीलिंग थी, बस बाउंड्री नहीं थी, एक फीलिंग थी। ये ध्यान रखना, फीलिंग में बाउंड्री में उसमें फर्क है बच्चों। कि हमारा देश भारत ये है, ये फीलिंग थी। ये इतना भी हो सकता है और ये इतना भी हो सकता है, एक इमेजिनेशन था। क्योंकि नेशन हम उसको कहेंगे जब एक निश्चित सरकार हो, फिर संप्रभुता और सोवरेनिटी हो, पीपल हो, एक निश्चित भूभाग हो, लेकिन निश्चित नहीं था। एक ये कह दिया कि यहां तक है भाई, यहां तक है बस। अब ये फीलिंग जो आई, नेशन स्टेट आई, इसमें कहा गया कि जो ट्रेडिशन है इक्वल, मतलब कॉमन ट्रेडिशन होनी चाहिए, एक एंसेस्टर्स की फीलिंग होनी चाहिए कि हमारे पूर्वज एक थे, ठीक है ना, एक सोशल एंड रिलीजियस, ये भी एक वननेस होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। अगर ये चीजें हैं तो दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट्स, स्टेट। ये कब बना कि राजा कमजोर हुआ, ये मजबूत हुए, उसके बाद फिर इनका आपस में झगड़ा होता है, या उसके दौर भी कांड रहे बहुत सारे, जिसमें रिलीजियस वार भी रहे हैं। इसमें ये मारे गए, दे वर किल्ड टू फाइट विद ईच अदर और इन द वार ऑफ रिलीजियस, ठीक है ना। अब ये फिर मजबूत हो गए, अब इन्होंने कर दी नेशन स्टेट की स्थापना कि भी ये हमारा एक साझा है, हमारे ये कॉमन ट्रेडिशन है, सोशल जो सिस्टम वो कॉमन है, रिलीजियस सिस्टम है वो हमारी एक समान है, इसलिए हमारी जो लैंग्वेज है वो एक समान है। तो एक निश्चित भाग कर दिया कि यहां तक हमारा एरिया है, ये हो गए। क्लियर बच्चों? ठीक है,
क्योंकि बेटा अगर आपने ये सही रूप से समझ लिया फिर चैप्टर मुश्किल नहीं है कि राष्ट्रवाद, व्हाट इज नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ क्या बोलते, फीलिंग ऑफ डिवोशन, लव, ठीक है ना, सेक्रीफाइस, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। एक्सट्रीम नेशनलिज्म जब हम दूसरे देश को ये कह के कुछ नहीं, हमारा देश सब कुछ है, उससे बता के नहीं, अगर हमने ये भावना कर दी कि भी हमारा घर सब कुछ है और पड़ोस का कुछ नहीं है, तो फिर झगड़ा होना ही होना। इसलिए ध्यान रखो कि मान लो कि जैसे फैमिली है, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई ना सबसे स्मॉल यूनिट है। अगर हमने ये मान लिया कि हमारा जो ये नेबर है, ये जो पड़ोसी है, कि हम सब कुछ, ये कुछ नहीं है, तो फिर हमारे अंदर इनके दोनों मतलब परिवारों में झगड़ा होना ही होना। उससे क्या होगा? उससे सत्यानाश होगा। इसलिए बात ध्यान रखिए बच्चों कि भाई फीलिंग ऑफ राष्ट्रवाद लानी, नेशनलिज्म की एक्सट्रीम फीलिंग नहीं लानी, कि भारत को आगे बढ़ाना है। भारत कब बढ़ेगा आगे? जब भारत एजुकेटेड होगा, जब भारत के पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी खुद की होगी। भारत लड़के आगे नहीं बढ़ेगा, ये ध्यान रखना बात। इसलिए ये ध्यान रखिए कि भारत एक है, ठीक है ना। उसमें चाहे कितने विभिन्न रिलीजन के आदमी रहे, जातियों के रहे, संप्रदायों के रहे, भाषाओं के रहे, क्षेत्र के रहे, ट्रेडिशन के रहे, बट आफ्टर ऑल इंडिया इज वन, दैट इज ग्रेट थिंग, ठीक है। तो यही बात इसमें है। अब इसमें बात आई फिर कि भाई यहां पे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ग्रीक, ठीक है ना, ये राष्ट्र नहीं बने थे, इनका उदय अभी नहीं हुआ था। जबकि ग्रीक तो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है। अगर बात चलती है तो ये मानते हैं कि भाई क्रेडल ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इज ग्रीक। दुनिया को जितना ग्रीक ने दिया है उतना शायद किसी ने नहीं दिया। अरिस्टो है, प्लेटो है, सिकंदर है, दूसरे दार्शनिक है, डॉक्टरी के लाइन, मेडिसिन के लाइन के हैं, पॉलिटिक्स साइंस के हैं, कुछ भी मान लो। लेकिन बाद में जाके ग्रीक को ओटोमन जो साम्राज्य है 15वीं सेंचुरी में उसने अपने अधीन कर लिया था। स्विट्जरलैंड है वो भी नीदरलैंड का अधीन हो गया था। बेल्जियम, एक देश आया बेल्जियम, ठीक है ना, वो भी बना बाद में, ठीक है ना, बेल्जियम। इसलिए बेटा ये ध्यान रखो कि चैप्टर ये नहीं अब आप बड़े हो गए कि भाई पॉइंट वाइज करवाए, नहीं, उसको समझने का प्रयास करो। 6, 7, 8 में हो लिया, वैसे 9th के बाद तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें तो फैक्ट बहुत है, ये ध्यान रखो। फैक्ट्स, डेट के मान लो, नेम के मान लो, प्लेस के मान लो, कुछ ही मान लो, कि देयर आर सो मेनी फैक्ट्स। कितने को याद करोगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर योर जो प्रॉब्लम है उसको, क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट कि राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है ना। ये सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम क्या था, ये देश कैसे रह गए पीछे जो आज इतने ताकतवर राष्ट्र है, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ठीक है ना, ये इसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए बात आप, क्योंकि ये पहले राष्ट्र नहीं थे, बाद में आई है। ग्रीक तो था लेकिन उसको अधीन कर लिया, जैसे भारत था लेकिन ब्रिटेन ने अधीन कर दिया, ठीक है। तो ये राष्ट्रवाद की भावना ये रखिए ध्यान। जिस प्रकार विद्यार्थियों फ्रेडरिक सोरू, ठीक है ना, इन्होंने एक चित्र बनाया तो अलग अलग बनाए, 3 बनाए। इन्होंने क्या बताया कि भाई न्यू जो स्टेट्स हैं
उनका राइजिंग हो रहा है, ये दिखा इन्होंने। और इसमें यूएसए और स्विट्जरलैंड, इनको नेशन स्टेट दिखाया कि भाई ये बिल्कुल क्लियर हो गई है, ये इंडिपेंडेंट है एक तरह से, ये दिखा दिया। यहां तक इन्होंने जर्मनी को और इटली को, स्विट्जरलैंड भी और दूसरे स्टेट भी, उन सभी को दिखाया। और इन्होंने लास्ट में फिर ये भी दिखा दिया कि जो क्रिस्ट है, क्या बोलते क्राइस्ट है, ठीक है ना, ये ऊपर से देख रहे हैं, दूसरे जो सेंट हैं ये ऊपर से देख रहे हैं, और भाई प्यार की, प्रेम की, आप उनको, जनता को, देश को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं। एक देवी की तस्वीर दिखाई, ठीक है ना, किसके रूप में, वुमेन के रूप में, उसकी तस्वीर दिखाई। इसको एक इस समय में 18th सेंचुरी और विद्यार्थियों 19th में भी और 20th सेंचुरी में भी ये मान लिया औरत को कि ये देवी है। किसकी माना, देश भी मान लिया इन्होंने, स्वतंत्रता ही मान लिया, ठीक है ना, और न्याय की भी मान ली, सबकी देवी मान लिया महिला को। तो महिला को दिखाया, और इसके जो स्टेचू बना, जो तस्वीर में, उसके नीचे राजतंत्र है, जो मोनार्की है, उसको बिखरा हुआ दिखा, टुकड़े बिखरे हुए, स्कैटर्ड शर्ट्स ऑफ मोनार्की, ये दिखाया, ठीक है ना। तो इनका मतलब ये था भी राष्ट्रवाद का उदय। फ्रेडरिक शोरू ने जो किया, जो तस्वीरें बनाई, उसका मतलब भी यही था विद्यार्थियों, कि एक नए युग का सूत्रपात हो रहा है, ये भी यही था। तो विद्यार्थियों एक बात ध्यान रखिए राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म के बारे में। जैसे भारत में राइज हुआ था, राइजिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि हम तो 15 अगस्त, ठीक है ना, 1947 को हुए हैं फ्री अंग्रेजों से। तो हमने किस लिए राष्ट्रवाद किया, कि इससे फ्री होने के लिए, फ्रीडम के लिए। तो इनमें बहुत से देश ऐसे थे यूरोप में कि जो एक दूसरे के अधीन थे, जैसे जर्मनी बताया, ठीक है ना, इटली बताया, स्विट्जरलैंड, ग्रीक और बेल्जियम, और भी राष्ट्र, ठीक है ना, क्योंकि बाउंड्री निश्चित नहीं थी सभी की। इसलिए बात ध्यान रखिए कि सभी राष्ट्र इंडिपेंडेंट या फ्री होना चाह रहे हैं, अपनी अलग पहचान, ठीक है ना, अपनी पहचान अलग वो बनाना चाहते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। तो बेटा ये राष्ट्रवाद है, ठीक है ना, क्लियर। अब इसको जो बताया मैंने था कि भी वोमेन को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, देश के रूप में भी। जैसे हम कहते भारत माता, भारत पिता नहीं कहते हम, भारत माता। ये ध्यान रखिए बच्चों, विद्यार्थियों, हम किस लिए कहते इसको भारत माता, मां के रूप में कैसे वो करते हैं, क्योंकि यहीं से उपजाते हम इसको, खेती करते हम, जो भी फूड फसल आई फिर उसको हम खाते हैं, क्लियर है। इसी के जो पानी पीते हैं जमीन का, इसी में पेड़ उगेंगे, इसी में सब्जी उगेंगी, इसी में फ्रूट्स उगेंगे। सो इट इज कॉल्ड आल्सो ए माँ, मदर। इसलिए मदरलैंड कहा जाता, फादरलैंड नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो बच्चों। इसलिए जैसे गाय हैं, गाय को माता कहते हैं, लेकिन बैल को पिता नहीं कहते हैं, ठीक है, जबकि होना चाहिए, ठीक है ना, क्यों जब वो माँ है तो फादर भी होना चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन है
जैसे बता कि कॉमन कस्टम्स होनी चाहिए, ट्रेडिशंस होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, रिलीजन होनी चाहिए, वही राष्ट्रवाद है, वही एक नेशन स्टेट की अप्रोच है। इसलिए महिला को स्वतंत्रता के रूप में भी, न्याय के रूप में, सबके रूप में देखा गया। जैसे महिला को देखा गया, आंखों में पट्टी बांधे हुए, काली पट्टी बांध रखी, तराजू है, किसी में तलवार है, किसी में कुछ है, अलग अलग महिलाओं को उसमें। ठीक है, तो यहां से राष्ट्रवाद की एक तरह से शुरुआत की है। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले समझिए बात को, एक ट्रेडिशन से, कस्टम से, मोर से ये एक अलग बात होती है। ठीक है, ये कि सभी के कॉमन एक मतलब कल्चर का है, वो होती है। ठीक है, अब जैसे फ्रांस में क्रांति हुई 1789, राजा थे किंग लुई 16वें 16th, मैरी एंटोनेट, उनको हटा दिया, उनको मार भी दिया। अब यहां से जो चीज आई थी कि भी यहां से आई फ्रेटर्निटी, ठीक है, इक्वलिटी, और लिबर्टी, ये चीज, तीन चीज आई जो फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को दी। अब यहां से फिर जो राइट्स की बात है, यहां से फिर शुरू हो गई। आदमी की जो डिग्निटी की बात है, फिर शुरू हो गई यहां से। इसलिए व्यक्ति, इंडिविजुअल के साथ साथ जो नेशन थे, इनकी बात भी आ गई, ये भी आई बात। अब ये तो खत्म हो गया राजतंत्र तो, लेकिन 1794 में नेपोलियन फिर राजा बना। एक नेपोलियन नाम का आदमी शासक बन गया यहाँ फ्रांस का। जब ये फ्रांस का शासक बना तो इसने ये किया कि सभी जो नेबरिंग थे स्टेट्स, कंट्री, उनके खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। और लड़ाई छेड़ के इस आदमी ने क्या किया कि एक तरह का जो राजतंत्र था ना, मोनार्की, उसके पक्ष में होगा ये आदमी। ये बात भी हुई। और जिसमें जर्मनी थे, और बच्चों इटली थे, और स्विट्जरलैंड, और जो दूसरे राष्ट्र, इनके ऊपर कुछ हिस्सों पे इसने कब्जा कर लिया। ये बात हुई। अब इन पे कब्जा करके यहाँ पे, इसमें जर्मनी है, जो इटली है, इन पे, और जो दूसरे स्टेट थे, इन पे ये कर दिया कि भाई एक तरह की फ्रीडम। और दूसरी बात यूनिटी, जैसे जर्मनी को इसने 39 स्टेट्स, पहले बहुत ज्यादा थे, उसमें इकट्ठा कर दिया इसने। और इसने ये किया कि केवल 2 मुद्राएं, करेंसी, ये कर दी लागू। उससे पहले 30 से ज्यादा थी, जैसे भारतीय रुपया है, इस प्रकार अमेरिका का डॉलर है, ठीक है ना, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग है। उससे पहले 30 से ज्यादा थी, इसने केवल 2 कर दी, ये कर दी। जो टैक्सेस थे वो भी कम कर दिए, ठीक है ना। एक टैक्स मापने का यंत्र तो था, जो स्केल, इली, ये कहलाता जर्मनी में। और ये फ्रैंक में है तो अलग है, फ्रैंकफर्ट में तो अलग है, मेज में है तो अलग है, इस प्रकार अलग अलग थे, ठीक है ना। जो उसके मेजरमेंट थी वो अलग थी। इसी प्रकार इसने ये कहा भी जो किसान है, पीजेंट, उनकी जो स्लेवरी है वो खत्म कर दो। इसने फिर ये क्या कि रोड बनवा दिए, ठीक है ना। इसने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम कर दिए। इसने रिवर थी, रिवर बनवा दी। इसने ब्रिज थे, ब्रिज बनवा दिए। ये कर दिया आदमी ने। ये इसने 1804 में कर दिया। दिस इज कॉल्ड नेपोलियन कोड। जो उसके रिफॉर्म थे ना, वो नेपोलियन कोड के नाम से जानेंगे बच्चों। अब ये सब कुछ होने के बाद जो इसने अपने अंडर किए थे, जो दूसरे स्टेट को यूजर, और ये रिफॉर्मेशन इसने लागू कर दी। लेकिन ये 1815 की लड़ाई में हार गया, वाटरलू की, ठीक है। कौन कौन थे, किस किस ने हराया? ब्रिटेन ने बच्चों, रूस ने, रशिया, ठीक है ना, फ्रांस,
तो इन्होंने बच्चों इसको हरा दिया। तो इन हराने के बाद अब एक घटनाक्रम ये हुआ कि एक मीटिंग होती फिर, ठीक है ना, यूरोप में एक मीटिंग हुई जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया, ध्यान रखना। इसके चांसलर थे मेटरनिक, मेटरनिक ये थे इसके चांसलर। इन्होंने 1815 में वियना एक सम्मेलन हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई इन राष्ट्रों की। उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया इन्होंने। इन्हें ये कहा कि भी जो राजतंत्र है ना, मोनार्की, वो ठीक है। मेटरनिक था जो, ये आदमी डेमोक्रेसी और फ्रीडम इन दोनों से नफरत करता था। ये आदमी, ये डिस्पोटिक आदमी था। इसलिए सारे जो देश थे इसके राइट लेफ्ट के, जो जर्मनी इसने नेपोलियन ने अपने अधीन कर लिया था, उनको फ्री कर दिया और नेपोलियन को जेल में डाल दिया। फिर बाद में सेंट हेलेना, फिर बाद में उसकी मृत्यु हो गई वहां पे, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद घटनाक्रम ये हुआ बच्चों कि इन्होंने सारे के सारे जो पुरानी ओल्ड ट्रेडिशन थी ना, सिस्टम मोनार्की का, वो लागू कर दिया। ये क्या इन्होंने, ठीक है। अब इन्होंने ये कर दिया तो उन्होंने ये भी कहा कि, ध्यान से सुनना बात, इन्होंने ये भी कहा जो कोड 1804 में था, नेपोलियन कोड, जो रिफॉर्मेशन थी इसके, इन्होंने ये कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मशीनरी डेवलप की नेपोलियन ने, दैट इज गुड टू मेंटेन मोनार्की, दैट इज गुड टू सप्रेस द पीपल वॉइस। इन्हें ये कहा कि जो तंत्र इसने डेवलप किया आदमी ने, ये राजतंत्र के लिए, अधिनायकवाद के लिए, डिस्पोटिक के लिए ठीक है। ये इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इससे हम जो भी क्रांति होगी हम उसको दबा सकते हैं। इन्होंने ये बात कह दी। और जब तक 1848 तक मेटरनिक रहा, यूरोप में क्रांति नहीं हुई। क्रांति हुई तो ही सप्रेस्ड दैट रिवॉल्यूशन। जबकि 1830 से लेकर के 1848 तक क्रांति का दौर था बच्चों। ये भी होता है। और यहां पे ये भी हुआ कि जो लुई फिलिप्स थे, फ्रांस की गद्दी पे जो इन्हें बैठाया बाद में, ठीक है ना, मेटरनिक ने, तो इसको भी भागना पड़ा यहां से। जनता ने इसके खिलाफ भी विद्रोह कर दिया, इसको भी राजगद्दी त्यागनी पड़ी। और फिर एक डेमोक्रेसी आई जिसमें यह कर दिया कि 21 ईयर्स जो है सभी को वोट देने का अधिकार है। तो इक्वलिटी की जो बात यहां की थी, ये 1848 के बाद यूरोप में और ज्यादा लागू हो गई। ये हुआ था क्योंकि मेटरनिक को दबा दिया गया, नेपोलियन को हरा दिया गया था, फिलिप था जो फ्रांस का राजा बूर्बो वंश, उसको भगा दिया गया। अब लोकतंत्र है, जो लिबर्टी थी, डेमोक्रेसी थी, इक्वलिटी थी, अब उसकी तरफ आदमी बढ़ गए। ये हुआ विद्यार्थियों, ठीक है ना। ये राष्ट्रवाद है, ये ध्यान रखना, दैट इज नेशनलिज्म, ठीक है। कि जो रिफॉर्मेशन ने किए और भाई काम जो मेटरनिक थे, दूसरे जो स्टेट्स थे उनके आए। क्योंकि ऐसा ही उदाहरण था जो, जैसे ग्रीक, इसके साथ हुआ। ये ओटोमन जो साम्राज्य है, ओटोमन एम्पायर, 15वीं सेंचुरी में इसने इसको अधीन कर लिया, ग्रीक को। लेकिन ग्रीक की के प्रति जो सिंपैथी यूरोप की थी, यहां के लोगों की, क्योंकि सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन कही जाती है, क्रेडल ऑफ द ओल्ड सिविलाइजेशन ये भी कहा जाता है। तो बायरन,
नाम के कवि थे, इन्होंने डोनेशन भी दी थी और ये आदमी खुद भी युद्ध के मैदान में गए थे, लेकिन ड्यू टू द इलनेस ही डाइड 1824 में ही डाइड। ठीक है ना। तो जनता की, क्योंकि हेलेनिज्म जो इसको बोलते हैं, जो कल्चर थी यहाँ की यूनान की, उसके प्रति जो सिंपैथी थी वो यूरोपियनों की थी बच्चों। इसलिए जो चला फिर सिविल वार इसके खिलाफ चला, ऑटोमन साम्राज्य के ग्रीक ने जो चला, तो फिर बाद में कस्तुतुनिया के इनके एग्रीमेंट हुआ, उसके तहत ग्रीक को इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, फ्री हो गया ऑटोमन साम्राज्य से। क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य के अधीन जो स्लाव जाति है, स्लाव जाति, जातीय मतलब बच्चों इथनिक है, जो मेन की जो आदमी की नस्ल उसका एक रूप है। ठीक है ना। उसमें जो क्या बोलते पूर्वी यूरोप और सेंट्रल यूरोप उसके देश आते थे, बोस्निया हर्जेगोविना, ऑस्ट्रिया और मोंटीग्रो, इस प्रकार के जो देश थे ना उसमें आते थे। तो इसका अधिकार उनके ऊपर भी था, ऑटोमन साम्राज्य का। तो यहाँ पे फिर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन चला था, सर्वस्लाव आंदोलन, फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले और उसके साथ भी चला था, बाद में भी चला था और इस समय भी चला कि भी सारे स्लाव इकट्ठे हो जाओ। लेकिन रूस था और जो दूसरे फ्रांस है ये हैं, उन्होंने उस आंदोलन को उभरने नहीं दिया, ये बात भी रही। ठीक। तो यहाँ पे एक और नया वो हुआ, पोलैंड। ये हुआ बच्चों, इन्होंने कहा कि जो मैटेरियलिज्म है ना, इज नथिंग। इनने कहा, इन्होंने ये कहा जो नेशन की जो फीलिंग है, फीलिंग्स और मिस्टिक है, जो मिस्टिकल मोमेंट, ठीक है ना, कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसको बोलते बच्चों रोमांटिक इमेजिनेशन। इन्हें कहा कि जो पोइट है, जो राइटर है, इनने जो अपनी फीलिंग उतारी माध्यम से, पोएम के माध्यम से या किसी बुक के माध्यम से, और उसके अलावा डांस, उसके अलावा म्यूजिक और एटसेट्रा, लैंग्वेज, ये माध्यम भी है राष्ट्रवाद के, ये माध्यम भी राष्ट्रवाद के है। जैसे पोलनाइज और मुजुरुका दो नृत्य थे, तो उन्हें काफी प्रसिद्ध हुए और रूस के अधीन था ये। रूस ने अपनी जो भाषा थी रशियन, उसको लागू करना चाहा, पोलिश को हटाना चाहा। चर्च थी, चर्च भी अपनी लगानी चाहिए और इस आंदोलन को काफी उसने दबाया। ठीक है ना, सप्रेस द पोलिश मूवमेंट ऑफ नेशनलिज्म। लेकिन ये जो कवि थे कि चली बात कि नहीं, ये भी होता है कि जो कल्चरल जो पार्ट है देश का, उसके कारण भी हम अपनी एक पहचान बनाए रखें और वो भी राष्ट्रवाद को जिंदा रखेगी। ये बात कही थी कि नृत्य के डांस उसके माध्यम से, म्यूजिक है उसके माध्यम से, पोएम उसके माध्यम से, इस प्रकार की बात कही बच्चों। ठीक है। तो उसके साथ साथ कि लड़ाई झगड़ा उसके मोमेंट से, क्रांति रेवोल्यूशन के साथ साथ ये भी बात कही गई थी इस आंदोलन में। ठीक है। अब बच्चों यूरोप में एक जो सबसे पहले जो क्रांतिकारी जो गतिविधि हुई, एक्टिविटीज, मैजनी, ठीक है, इटली, इसने 3 ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाई, यंग इटली,
और बच्चों यंग और यूरोप, और एक और बनाई थी, एक मोर्सी में और लिगुरिया में जो रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद इसको एग्जाइल का सामना करना पड़ा था। एक कार्बोनरी बच्चों, कार्बोनरी, ठीक है ना। एक ये यूरोप के लिए थी, ये इटली के लिए। कार्बोनरी का मतलब कोयल, जो कोल होते बच्चों, उसके जो माइंस थी, उनके जो लेबरर थे, उनका जो संघ था उसके सदस्य थे। तो यहां तक कहा था मैटरनिक थे, यहां तक कहा था मैटरनिक। जो मैजनी है जो हम कर रहे हैं उसका सारे का सारा सत्यानाश ये आदमी कर रहा है। हम राजतंत्र को मान लो, हम डिस्पोटिज्म को मान लो, हम प्रेस के ऊपर प्रतिबंध मान लो, कुछ ही मान लो, हम जो करना चाह रहे हैं, लेकिन ये आदमी नहीं चाह रहा करना। इसका आंदोलन इतना बड़ा है क्योंकि इसके आंदोलन थे इटली, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और भी देशों में बच्चों इसने ब्रांचें खोल दी, ठीक है ना। यंग इटली में तो जो लड़के और लड़की थी, जवान आदमी, उनका अलग, बड़ों का अलग, इस प्रकार कर दिया इसने, ठीक। तो इसी के कारण ये होता है कि भाई, फिर इसी में समझा देता हूं मैं कि विद्यार्थियों की भाई, एक तो मैजनी, एक काबूर, एक गैरीबाल्डी, 3 आदमी थे। और राजा था विक्टर एमुअल, विक्टर एमुअल राजा था बच्चों। अभी ध्यान रखिए बात, नॉर्थ इटली, मिडिल इटली और साउथ इटली, ठीक है। इसका जो नेतृत्व हुआ सार्डिनिया एंड पीडामेंट, पीडामोंट, इसके नेतृत्व में जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। जैसे बता दें, राष्ट्रवाद का उदय, राइज ऑफ नेशनलिज्म। तो बेटा जैसे जर्मनी था, इटली था, स्विट्जरलैंड था, ये बेल्जियम थे, और जो दूसरे राष्ट्र, वो राष्ट्र नेशंस नहीं थे उस समय, इनके ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल था, ठीक है। इनके ऊपर किसी न किसी का कंट्रोल था। ये था बुर्ब वंश के तहत, ये मतलब फ्रांस, ये था पोप के अधीन, ये था ऑस्ट्रिया के अधीन, ऑस्ट्रिया, इस प्रकार थे। नॉर्थ इटली ऑस्ट्रिया के अधीन, इसका प्रभाव मिडिल पार्ट पे पोप था, जैसे वेटिकन सिटी अब रोम में था उस समय, और ये बुर्बो वंश फ्रांस का अधीन था। ये साउथ इटली, नेपाल, सिसिली। तो बच्चों दोनों के दोनों ध्यान रखो कि एक तो जर्मनी, इसकी भी हालत यही थी, नॉर्थ के ऊपर इसका अधिकार, साउथ के ऊपर इसका अधिकार है। इसलिए इन्होंने टाइम लगा करके अपना जो एडजस्टमेंट करके, इन्होंने, जर्मनी ने, इटली ने अपनी ट्रीटी की, और इन्होंने ये किया जब ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये ध्यान से सुनना, जब ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करना तो इन्हें फ्रांस को राजी कर लिया, जब फ्रांस के साथ युद्ध करना तो ऑस्ट्रिया को राजी कर लिया। एक को अलग रखा, दोनों को इकट्ठा नहीं होने दिया। अगर दोनों इकट्ठे हो जाते तो फिर ये एक नहीं हो पाते। न जर्मनी का एकीकरण था और न ही इटली का एकीकरण है, क्योंकि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था वो हुआ था पर्सिया के नेतृत्व में बच्चों, पर्सिया, जिसको परसा बोलते हैं।
अब नहीं देशी, अब ये खत्म है। परसा के नेतृत्व में जो इसका एकीकरण हुआ तो उसके साथ जर्मनी खत्म हो गया था, फिर परसा ही जर्मनी बन गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए बात। इस कारण इन्होंने जो एक राष्ट्रवाद की बात की, जबकि गैरिबाल्डी थे ये तो एक किसान थे, पीजेंट। कावूर थे ये प्रधानमंत्री बने थे। इन्होंने चालें चली जिसी प्रकार जो इसमें चली कावूर में, इसी प्रकार यहाँ पे जर्मनी था जो उसकी चली थी बिस्मार्क में। बिस्मार्क इसके नेतृत्व में जर्मनी एक हुआ था। ये परसा का नेतृत्व करता था, पार्लियामेंट में जो हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये ध्यान रखिए बात, जो फ्रांस था, ये सॉरी जो इटली था और उसके साथ साथ जो जर्मनी है, जर्मनी, ठीक है ना, और जर्मनी साथ इटली, दोनों राष्ट्र बच्चों। अब इसका जो एकीकरण है इसके लिए भी यही जिम्मेदार है, ऑस्ट्रिया और बच्चों ये फ्रांस। ठीक है ना, इसके लिए दो जिम्मेदार, इसलिए दोनों ने चाले चल के आपस में मित्रता, फ्रेंडशिप करके या गुप्त समझौते करके, हिडन एग्रीमेंट, फिर इन दोनों को हराया बारी बारी से, फिर जाके बने। तो विद्यार्थियों इस प्रकार जर्मनी और इटली इनका एकीकरण होता बच्चों। इनका बिस्मार्क था ना, वाज द लीडर, ठीक है ना, परसा से वहां से आया था। ठीक है, पार्लियामेंट में वहीं से डेलीगेशन था। फिर इसी ने संभाला कि बेनी परसा के नेतृत्व में जर्मनी बिकेम ए नेशन, ये हुआ था। और इससे पहले जो नेपोलियन थे इन्होंने भी काम किया था इसके लिए। इन्होंने जैसे 39 स्टेट्स इसमें इकट्ठा कर दिया, जो बहुत सारे स्टेट्स थे पहले इसमें, ये कर दिया था। केवल 2 करेंसी थी उनको छोड़ दिया था कि ये रहेंगे लागू भाई, केवल 2 करेंसी। जो मेजरमेंट थे उसमें भी सुधार किया था इन्होंने कि ये रहेंगे बस। ठीक है, जो ईली थी, मेजरमेंट का जो इकाई थी, यूनिट थी, ये थी बच्चों। फिर 1848 में फ्रैंकफर्ट इसमें पार्लियामेंट बनी थी जिसमें 831 मेंबर बनाए गए थे। ठीक है, जब क्रांति हुई तो इन्होंने किन किन से लड़ना पड़ा? एक तो ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से और बच्चों डेनमार्क से। इनसे 3 युद्ध लड़े इनने। नहीं तो इससे पहले तो इसके जो वो थे डचीज और कैंटन्स, उससे बटे हुए थे बहुत सारा हिस्सा। जो एक राजकुमार होता उसका दिन एक इंडिपेंडेंट चार्ज होता जिनके पास। ठीक है ना, जो जंकर्स थे यहाँ के, जो बड़े बड़े क्या बोलते लैंडलॉर्ड, उनने भी साथ दिया था। इस प्रकार जाकर के फिर जर्मनी का एकीकरण होता है 1871 में वर्साई के महल में, फ्रांस में। राजा जो विलियम थे वो राजा बने। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये छोटी छोटी जो बातें बेटा, हिस्ट्री का मतलब ये कि फैक्ट और कुछ नहीं है। अब इसी तरह जैसे कि भाई इंग्लैंड, (1688) ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसके तहत राजा को हटा दिया। राजा की लड़की, राजा के दामाद को वहां की रानी और राजा बना दिए। और जो मोनार्की थी, किंग थे, इसकी पावर कम कर दी। ठीक बच्चों, पावर लेस कर दिया। अब जो पार्लियामेंट थी ये सुप्रीम बना दी कि पार्लियामेंट कैन मेक ए लॉ और रिपील ए लॉ, ये कर दिया 1688 में। ठीक है विद्यार्थियों, ये हुआ। अब इसके साथ साथ इसमें इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड और बच्चों आयरलैंड, इनको और मिला दिया इन्होंने। ठीक है ना, इनको और मिला दिया।
क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है कि राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये सभी राष्ट्रों में आया था, ये नहीं कोई नहीं में आया था। और सभी राष्ट्रों में एक होड़ थी कि भी हम किसको अपने अधीन करें, दूसरे को कैसे वो करें, ये रहा था। तो पहले इसने स्कॉटलैंड को मिला लिया और स्कॉटलैंड को मिला करके इसने अपने जो ट्रेडिशन थी उसको लागू कर दिया, और उसका जो यूनियन जैक है, उसका जो उसका फ्लैग है उसको लागू कर दिया बच्चों, और सब जो चीजें थी वो लागू कर दी इंग्लैंड ने। उसके बाद फिर आयरलैंड में कर दिया। आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, ये कैथोलिक थे वो बाहुल्य थे, मेजोरिटी में थे, लेकिन इंग्लैंड ने इनका साथ दिया और कैथोलिक को दबा दिया। और यहाँ की जो प्रमुख जो लैंग्वेज थी, यहाँ की लैंग्वेज भी, इसके जो कॉस्ट्यूम्स भी, इसके जो दूसरे फ्लैग्स भी, इसकी ट्रेडिशन भी, उन सब को दबा करके अपनी जो बात है, अपनी जो कल्चर है वो इसके ऊपर थोप दी। उन्होंने यहाँ पे रेवोल्यूशन भी किया था, रेबल किया था, लेकिन उसको भी दबा दिया इन्होंने, ठीक है ना, उसको इन्होंने दबा दिया 1707 में, 1801 में इन देशों को, इन जो स्टेट्स थे इनको मिला लिया इंग्लैंड में। तो यहां जाके फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बन गया, किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये बन गया बच्चों। स्कॉटलैंड होने बाद फिर आयरलैंड होने बाद फिर और ये बन गया, इसका हिस्सा एक और बन गया। इस प्रकार ब्रिटेन ने अपना जो क्षेत्र था वो भी बढ़ाया था राष्ट्रवाद के तहत। जबकि यहाँ पे ये हुआ था कि भाई जो शब्द था कि लिबरल, जो शुरू में आया था चैप्टर के शुरू में, तो ये बच्चों लाइबर है उससे बना है, लैटिन भाषा शब्द से, लैटिन जो लैंग्वेज उससे बना है। इसका मतलब होता फ्रीडम, कि भी 18-19 सेंचुरी में फ्रीडम आई, ठीक है ना, ये बात चली, लेकिन दिखी तो नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि जो वोमेन है इनको एक देवी का रूप दिखाएगा, एक माता का रूप दिखाएगा, जैसे धरती माता, देश को, जैसे मैंने बताया था कि बच्चों चाहिए तो कंट्री हो उसको, या जो जस्टिस है न्याय की देवी उसको, या कुछ ही मान लो, सब जगह इसको दिखा। जैसे आर्मेनिया, आर्मेनिया ये, और जर्मेनिया, ये उसमें जर्मनी में, ये फ्रांस में, इनके नाम रख दिए देवियों के, जबकि इसके नाम के जो कॉइन्स थे वो भी जारी किए गए थे। तो ये कहने की बात थी, देश आगे बढ़े इसमें कोई दो राय नहीं है, राष्ट्र बने नहीं इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना एक लिबरलिज्म की जो बात आई वो नहीं बनी बात। ये तो बाद में जाकर के जो 19th सेंचुरी के मिड में जाके जो सलाव आंदोलन था, सलाव मूवमेंट, उसके कारण दुनिया जो यूरोप था उसमें काफी एक जो लिबरलिज्म है उसका उल्टा हो गया। हर एक देश ही चाह रहे थे कि ये मेरे अधीन रहे, ये मेरे अधीन रहे, ये मेरे अधीन रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और उसका परिणाम ये हुआ फिर कि जाकर के जो हिडन जो ट्रीटी हुई कि भी फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक यहाँ रहा बच्चों, इस प्रकार रहा है, ठीक है। तो बेटा ये इंग्लैंड के बारे में कि पहले इंग्लैंड एक, फिर इसने स्कॉटलैंड को अपने अधीन किया, फिर इसने आयरलैंड को अपने अधीन कर दिया। एक शब्द बेटा आपके उसमें इंपीरियलिज्म, इंपीरियलिज्म, ठीक है, साम्राज्यवाद। इट मीन्स व्हेन ए पावरफुल country
एक्सटेंड इट्स बाउंड्री और कंट्रोल द अदर कंट्री, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इंपीरियलिज्म। एक्सटेंड द बाउंड्रीज इन द अदर कंट्री, बाउंड्री ऑफ अदर कंट्री, और कंट्रोल दूसरे देशों करे, तो ये इंपीरियलिज्म कहलाता है बच्चों। ये इस प्रकार इंपीरियलिज्म है, ठीक है। तो इंपीरियलिज्म जो आया इसमें ये 19th सेंचुरी में आया, क्योंकि जर्मनी भी एक राष्ट्र बन गया, और बच्चों इटली भी राष्ट्र बन गया, और फ्रांस ऑलरेडी था ही, रसिया भी ऑलरेडी था, और ये सलाव थे, जो बोस्निया थे, हर्जोगोविना थे, मोंटेगोरे थे, सर्बिया थे, जो ये राष्ट्र थे, पोलैंड थे, स्विट्जरलैंड थे, जनेवा उसमें ब्रुसेल्स थे, तो इनमें आपस में रसाकसी हो गई इनके ऊपर अधिकार करने के लिए। लेकिन चैप्टर का नाम ध्यान रखिए कि राष्ट्रवाद है, और राष्ट्रवाद वो होता है बच्चों कि देश के प्रति डेडिकेशन, देश के प्रति प्रेम की भावना, त्याग की भावना। तो इन राष्ट्रों ने भी नहीं मानी थी बात। फिर बाद में जाके जो इंपीरियलिज्म चला, कॉलोनिज्म चला, तो फिर उसके कारण फिर जैसे बता के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था ना, वो शुरू हो गया। तो यहां पे जो बात चलती कल्चरलिस्ट की, एक कॉमन फैक्टर काम किया था, कॉमन कल्चर की बात थी या कॉमन आइडेंटिटी की बात थी। ठीक है ना, इसकी बात थी। जैसे फ्रांस था, उसने कहा ला पैट्री के भाई पितृभूमि, एक उसमें ले सिटियोन के कॉमन नागरिक, उसकी भावना यहाँ पे ज्वलंत हो गई थी फिर एक बात में। तो ये नहीं है कि भाई जो राष्ट्रवाद की जो भावना है केवल जो बैटल है उससे आए। जैसे हमने देखा कि रोमांटिक इमेजिनेशन के जो पोइट थे, राइटर थे, उन्हें अपनी जो आर्टिजन्स थे, ठीक है ना, तो उन्होंने अपने माध्यम से, चाहे पोएम हो, चाहे बुक हो, चाहे डांस हो, चाहे दूसरे म्यूजिक हो, उसके माध्यम से राष्ट्रवाद का जो मोमेंट था उसको आगे बढ़ाया उन्होंने। ठीक है, तो विद्यार्थियों मैं ये कहूँगा आपको कि भी चैप्टर आपको बड़ा दिखता है, ठीक है बच्चों, चैप्टर आपको बड़ा दिखता है, लेकिन मैं फिर 1 मिनट में वो बता दूं रिवीजन के नेशनलिज्म, इसको समझ लो कि देश के प्रति प्रेम है, राष्ट्र के प्रति प्रेम है, अपने जो राष्ट्र उसके प्रति त्याग है, डेडिकेशन है, ये राष्ट्रवाद है। और यूरोप उस समय में, जो आज का यूरोप है, उस समय वो यूरोप नहीं था, क्योंकि देश से, बहुत से देश से एक दूसरे के अधीन थे या गुलाम थे या एक दूसरे के अंदर खपे हुए थे, उसका कारण ये है। तो यहाँ पे जो चीज चली, और ये बेसिकली जो फ्रांस रिवॉल्यूशन हुई 1789, इक्वलिटी की बात की, फ्रेटर्निटी की बात की, जिसने लिबर्टी की बात की, वहां से चली। फिर नेपोलियन आया, नेपोलियन के साथ मेटरनी का, ऑस्ट्रिया का, जर्मनी, इटली आया, ठीक है ना, काबूर था, गैरिबाल्डी था, और बिस्मार्क थे, ये आदमी आए, मेजनी थे। ठीक विद्यार्थियों, तो मुश्किल नहीं है, चैप्टर लंबा कर रखा है, लेकिन समझोगे तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है। क्योंकि सुंदरता का मतलब ये बच्चों ये कि हमारे जो आइडियाज हैं वो बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, हम समझ पाते कि राष्ट्रवाद क्या है, व्हाट इज नेशनलिज्म, ठीक है ना। जो हम माहौल में देखते वो राष्ट्रवाद नहीं है। जैसे मैंने छोटा सा उदाहरण बताया बच्चों कि ये हमारा घर है, कि हमारे को अपने घर से प्यार है, हम ये कहें कि नहीं ये दूसरा घर है, कि इसका नाश करके जब अपना घर आगे बढ़ेगा, तो ये गलत राष्ट्रवाद है, ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। तो राष्ट्रवाद का मतलब ये है बच्चों, इसलिए आप पढ़े होंगे, 10th क्लास के विद्यार्थी हो, गर्ल्स जब बॉयज है, तो बेटा राष्ट्रवाद ये है, घर से प्रेम करिए, अपनों से प्रेम करिए, देश से अपने आप हो जाएगा। अगर हम घर में प्रेम करते, स्कूल के जैसे कोई सामान हम नहीं तोड़ते, पंखे को इसकी जो विंग्स है वो नहीं तोड़ते, लाइट नहीं तोड़ते, तो ये भी राष्ट्रवाद है।
नहीं तो बच्चे ऐसे लिया, पेन लिया, चाबी लिया, ऐसे उछाल दिया, ट्यूब तोड़ दी, पंखे तोड़ दिए। ये राष्ट्रवाद नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रवाद का मतलब ये है कि जो आप कोई भी काम गलत करते हो वो राष्ट्रवाद नहीं है। जो भी कहूं कि जो देश हित में न हो, देश हित में न हो, वो राष्ट्रवाद नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आज ये पहला चैप्टर था। उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों आपको समझ में आया होगा, और नहीं भी आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि सर यहां से समझ में नहीं आया। नहीं तो जैसे मैंने बताया था कि नवोदय विद्यालय में पढ़ाया, तो जो बच्चे रहे, मेरे स्टूडेंट रहे, चाहे उसमें XYZ कोई भी रहा हो, उन्होंने ब्लैक बोर्ड के कारण ही, बिना किताब क्लास में गया इसके कारण, या उनको पढ़ाने या समझाने का तरीका, 25 साल पहले कह रहा हूं बच्चों, 20 साल पहले स्कूल छोड़ दिया, तो उन्हें बहुत प्यार प्रेम किया। चाहे उसमें चेतना पांडे हो, श्वेता घोषाले हो, मयूरेश कोथमीरे हो, मयूर भामरे हो, अमोल सोनावने, हेमंत कार्डिले, श्रीराम जाड़े, दीपिका वाघ, आज तक याद है बच्चों नाम, क्योंकि संपर्क आज भी है। तो उन सभी बच्चों का मैं धन्यवाद करता हूं जो आज भी एक एक घंटा बात करते हैं मेरे से, 1.5 घंटा बात करते हैं। कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ इंग्लैंड है, कहाँ अमेरिका है, कहाँ सऊदी अरब है। तो बेटा मैं ये कहूँ आपको, मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि बेटा मैंने ठीक पढ़ाया, तो जबकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने तो अपना कर्तव्य पूरा किया था, क्योंकि मेरे को वहां से तनख्वाह मिलती थी, वही राष्ट्रवाद था मेरा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, मेरे को वहां से विद्यार्थियों सैलरी मिलती थी, तो मैंने तो अपना जो कर्तव्य था, ड्यूटी थी, वो निभाई थी। ये राष्ट्रवाद है। लेकिन उसके बदले में मेरे को बहुत प्यार प्रेम मान सम्मान मिला, जैसे बताया कि आज भी संपर्क में विद्यार्थी, ये चैनल भी उन्होंने शुरू करवाया। उन्होंने एडजॉइंट प्रेजेंट में जो कॉलेज के विद्यार्थी है, जो 20 साल से लेकर आज तक है, जो भी संपर्क में रहे। तो बेटा राष्ट्रवाद का मतलब ये कि देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति प्रेम का मतलब ये कि घर के प्रति प्रेम, घर के प्रति प्रेम का मतलब ये है कि भी जो पेरेंट्स हैं उनके प्रति प्रेम और रिस्पेक्ट है। इसका मतलब ये है, आप बड़े हो गए, 10वीं 10th क्लास में हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेरेंट्स से या टीचर से बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको ये कहूं, क्योंकि वीडियो मेरे जो स्टूडेंट रहे वो भी देखेंगे, आज जो बड़े हो गए। लेकिन किसी बच्चे ने भी, जिसको भी मैंने डांटा या पीटा, किसी ने प्रिंसिपल को शिकायत नहीं की। मैं उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उसके पीछे कारण यही था कि बच्चों, एक तो हार्ड वर्क था मेरा, एक बच्चों का कोऑपरेशन था, और इसके साथ साथ एक जो था हमारे बीच में, वो था बच्चों प्रेम। ये था बच्चों के बीच में, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि विद्यार्थियों मैंने पीटा नहीं बच्चों को। जो बिल्कुल डल से डल बच्चे थे ना, वो आज ये कहते कि सर आप रहे, तो उसके कारण ये हुआ कि हम डिसिप्लिन लाइफ होगी हमारी। कभी मौका मिला तो वीडियो कॉल हुई, कभी आगे बढ़े सभी के सहयोग से, तो फिर बात कराऊंगा या बात करूंगा मैं। इसलिए बेटा मैं ये कहूंगा कि भी कोई आपके पेरेंट्स से आपको डांट देते हैं तो नाराज मत होइए, थप्पड़ चट्टू मार भी देते हैं तो फिर भी नाराज मत होइए, वो आपकी भलाई के लिए मार रहे हैं।
आपके दुश्मन नहीं है। नहीं तो हमारे से और पहले टीचर बहुत पीटते थे, कोई शिकायत नहीं थी। पेरेंट्स भी पीटते थे, कोई शिकायत नहीं थी। आज पता नहीं बच्चों की साइकोलॉजी की मानसिक स्थिति कैसे खराब होने लग गई। ये मेरे समझ के बाहर की बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि डांट भी खा लिया आज आपने, तो कल ने आप सक्सेस हो गए, उन्हीं को कहोगे कि इन्हीं की डांट मारने वालों को कि नहीं सबसे अच्छी ये है, मेरे शुभचिंतक ये है, फिर ये कहोगे। क्योंकि बच्चों को मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत डांट झपट की जरूरत होती है। जो सिंसियर उनको जरूरत नहीं है, उनको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें केवल प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। मोटिवेट सभी को करो, लेकिन जैसे मैंने किया, लेकिन जहां जरूरत पड़ी मैंने थप्पड़ चट्टू मारा भी बच्चों, ठीक है ना। लड़कों को, लड़कियों को नहीं मारा, कभी नहीं मारा, ठीक है। ये ध्यान रहे कि लड़कों अगर टीचर मार भी दे, पेरेंट्स डांट भी दे, तो आपकी भलाई में है वो भी मैं मानता हूं कि वो भी राष्ट्रवाद है, ठीक है ना। ये भी बच्चों राष्ट्रवाद है, क्योंकि इसी से आपको आगे बढ़ना है, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। आपके लिए तो वही राष्ट्रवाद है। अगर आप सिंसियर रहते हो, ओबीडियंट रहते हो, फेथफुल रहते हो टीचर के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, तो आपके लिए वही राष्ट्रवाद है, ठीक है। तो उम्मीद ये करता हूं कि आगे से जो बच्चे गुस्सा भी करते हैं, वो गुस्सा पेरेंट्स हो या टीचर हो उसके ऊपर नहीं करेंगे, और इस बात को समझेंगे कि जो भी टीचर हमारे को डांटता है या पीटता है, थोड़ा बहुत पेरेंट्स डांटते हैं तो हमारी भलाई में डांटते हैं, भलाई के लिए डांटते हैं, ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, हमारे को अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी अच्छी मिली और अच्छी काम मिला, या हमने सेल्फ स्टार्ट किया कोई, तो बच्चों देश आगे बढ़ गया, ठीक है। इसलिए सभी का धन्यवाद। जो पहले के बच्चे थे मेरे, जो 10th क्लास में कहीं भी रहे, चाहे टेलीमंडन, चाहे तीतरम रहे हो, चाहे अटरू रहे हो, चाहे नासिक रहे हो, ठीक है। सभी का धन्यवाद विद्यार्थियों, प्रेजेंट के विद्यार्थियों के साथ साथ, ठीक है। जय हिंद बच्चों।